नमस्कार, मैं दिनेश कुमार राजस्थान के धौलपुर जिले से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। वर्तमान परिवेश में यदि हम सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपना ध्यान आकर्षित करें तो पाएंगे कि निरंतर लंबे समय से धीरे धीरे जो सामाजिक अपराध होता है उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस अपराधीकरण में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका समान रूप से समाहित होती है। जिस परिवार को मानव जीवन में अत्यंत महत्व दिया जाता है वो पारिवारिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे खंडित होती चली जा रही हैं। आज हम देखें तो जो परिवारवाद है वो बहुत तेज गति से तीव्र प्रभाव के साथ बिखराव की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे विषय बिंदु पर परिवार में बिखराव पैदा हो रहा है। इस बिखराव के पीछे समाज में विद्यमान नैतिकता की कमी, सामाजिक दायित्व की कमी, परिवार में मौजूदा जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती हैं उसका अभाव। कई ऐसे टॉपिक है, कई ऐसे कारण हैं जो परिवार के बिखराव में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व में भी हम थोड़ा सा अपना ध्यान इस विषय बिंदु पर डालें। परिवार पहले भी होते थे लेकिन परिवारों में जो बिखराव की जो तीव्रता हम वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं वो अत्यंत चिंतनीय है। सरकार के माध्यम से पारिवारिक विवादों को वार्तालाप से सुलझाने हेतु 100% प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं उन विवादों में परिवार का बिखराव पूर्णतः तय हो जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो परिवार खंडित होने से नहीं बच पाते। कई ऐसे विषय बिंदु है जिस पर अपन ज़्यादा सेमिनार लेते हुए संक्षेप में चर्चा करेंगे। वर्तमान में एक विवाद जो नवीनतम घटनाक्रम है वो भी परिवार से संबंधित है। मेरठ वाला मामला, आप सब लोग उक्त प्रकरण से पूर्व विदित होंगे। मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। काफ़ी चिंतनीय प्रकरण है ये, काफ़ी गंभीर भी है और अपराध के स्तर में एक खौफनाक वातावरण को जन्म देने वाला, एक खौफनाक मानसिकता को पैदा करने वाला यह घटना चक्र है। एक पत्नी के द्वारा अपने पति को नशीले पदार्थों का उसके खान पीन में मिलाकर अचेत करना और अपने दूसरे प्रेमी के द्वारा उस पति की मिलकर 15 टुकड़े करके उसके डिब्बे में डालना, उसके बावजूद अपराधी साक्ष्यों को मिटाने के लिए उसमें सीमेंट को घोल के मिला देना और लंबे समय तक इस आपराधिक कृत्य को सार्वजनिक न होने देना अत्यंत गंभीर प्रकरण है। ये घटना घटित हो गई, अपराधी पकड़े गए, अपराधियों को कोर्ट में पेश करके जेल में डाल दिए गए। लेकिन स्थिति ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि इस प्रकार के अपराध दोबारा घटित नहीं होंगे। यदि ऐसी घटना घटित हो रही है, ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। यहाँ तक मैंने इस विषय बिंदु पर मंथन किया तो ये प्रतिपादित हुआ है कि व्यक्तियों के द्वारा
जो परिवार से संबंधित होते हैं अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह न करना और अपने कर्तव्य में लापरवाही को समाहित करना और छोटे छोटे आपराधिक कृत्यों को नज़रअंदाज करना एक बड़े अपराध की नींव रखते हैं। जब व्यक्ति छोटे छोटे अपराधों को करने का आदी हो जाता और अपराधों से वह सहज ही बच जाता तो उसकी मानसिकता, उसकी सोच विस्तार ले लेती। वो अपराधीकरण का जो ग्राफ होता है जो उसके मानव मस्तिष्क में पलता है वो बड़ा हो जाता है और फिर वो किसी भी बड़े अपराध को अंजाम देने में तनिक भी विलम्ब नहीं करता है। इससे जो विश्वास की जो खाई होती है परिवार के अंदर, क्योंकि एक घटना अनेक परिवार को प्रभावित करती है, एक घटना सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। एक आपराधिक कृत्य अन्य परिवार के मानव मस्तक पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि ये क्या विश्वास का ही परिणाम होता है। कुछ स्त्रियां इस प्रकार की नहीं होती हैं, वो परिवारों के दायित्वों को बड़ी ईमानदारी से निर्वाह करती है, लेकिन वो भी सबके दायरे में रहते हैं। कुछ पुरुष काफ़ी ईमानदार होते हैं, फिर भी इस प्रकार के घटनाक्रम से जो समाज में घटित होते हैं वो भी शक और संदेह की दृष्टि में समाहित हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि आज वर्तमान परिवेश में यदि हम देखा जाए तो हम बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। उनके जो बस्ते का जो वेट होता है वो 10-10 किलो का 15-15 किलो का हो जाता है, लेकिन मानव निर्माण में, उस बच्चे के निर्माण में जो अत्यंत आवश्यक शिक्षा होती है, जो पूर्व में दी जाती थी, वर्तमान में उसका अभाव देखने को मिलता है, वो है नैतिक शिक्षा। जब तक हम आने वाली जनरेशन को नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, नैतिक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में समावेश नहीं करेंगे, तो उनका नैतिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। और नैतिकता ही मनुष्य को आपराधिक कृत्यों से विमुख करती है, आपराधिक कृत्यों से उनको विचलित करती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि माता पिता का अपने पुत्र हो या पुत्री दोनों के प्रति लापरवाही पूर्व रवैया एक अपराध की सीढ़ी को निर्धारित करता है। माँ का जो दायित्व है पुत्रियों के प्रति, पुत्र के प्रति, उसको भी बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सतर्कता के साथ निर्वाह करना चाहिए। एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, दोनों की गतिविधियों पे पैनी गिरद की तरह नज़र रखे, क्योंकि यह अवस्था ऐसी होती है बच्चों की कि उनको गलत रास्ते पे कदम रखने में कुछ पल लगती है, और जब कोई कदम गलत रास्ता पे चला जाता है तो स्वाभाविक वो निरंतर ही उसी रास्ते पे चलता रहता है। हमारा दायित्व होता है कि हम अपने बच्चों की हर गतिविधियों पे ध्यान दें, उनमें नैतिकता का समावेश करें, उनको पारिवारिक संबंधों के बारे में बताएं कि चाचा क्या होता है, ताऊ क्या होता है, मामा क्या होता है, फूफा क्या होता है, बुआ क्या होती है, बहन भाई क्या होते हैं, बहन भाइयों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जो वर्तमान परिवेश में जो गंदा वातावरण चल रहा है बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, श्रीमान जी आप लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस गंदगी को ख़त्म कर दो, नहीं तो धीरे धीरे परिवार ही ख़त्म हो जाएंगे। या तो उनकी शादी करना भूल जाओ। अगर ऐसे जो लड़का लड़कियां हैं जो बॉयफ्रेंड रखते, गर्लफ्रेंड रखते हैं, उनसे कहते हो बेटा तो इन्हीं के साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर, स्वाद चक के फिर दूसरे के परिवार में जाएगा तो स्वाभाविक है तू जहर को उस परिवार में जहर फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। इसलिए एक के बन के रहो, चाहे तो बॉयफ्रेंड के बन के रहो, चाहे अपने हस्बैंड के बन के रहो, किसी एक के बन के रहो, जगह जगह स्वाद चखोगे तो स्वाभाविक है उस परिवार का अंत और नाश होना, उसमें कोई शक नहीं है।
सभी माताओं से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तीव्र गति के साथ में तुम अपनी बच्चियों के भविष्य को बर्बाद कर रही हो, सावधान हो जाओ। ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो फार्मूला अपना रहे हो, इसको बंद कर दो। इसके लिए एक निर्धारित समय होता है, जब समय आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो सब कुछ व्यवस्था करेगा, सब संभव हो जाता है। जब आदमी शादी करता है तो वही उसका पति कहलाता है, वही उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, वही उसका जीवन साथी बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों के लिए समाज में, खास तरीक़ा से सब समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अब समय आ गया है, शर्माने की बात नहीं है। चाहे पति देव हो चाहे पत्नी हो, दोनों से विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितना अपने खान पीन पे, जितनी अपनी स्वयं की साज सज्जा पे जो खर्च करती है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के अपने घरों के अंदर कैमरा लगवाओ। क्योंकि घरों में कई प्रकार के लोग होती है और कई प्रकार की मानसिकता होती है, और वो मानसिकता धीरे धीरे अपराधीकरण की और अग्रसर होती जाती है। इसलिए उन पर अंकुश लगने के लिए तीसरी आंख का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार हम अपने दुकानों में, शोरूमों में, ऑफिसों में, हर जगह कैमरे का प्रचलन लागू हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आपराधिक कृत्य को जन्म देने से पहले, आपराधिक कृत्य को करने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं कैमरे की रेंज में, अगर मैंने ऐसा किया तो स्वाभाविक मैं पकड़ा जाऊँगा। इसलिए भी होना चाहिए। व्यय के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने बड़ी सुंदर बात की है। भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र देवता से उन्होंने विनय कर रहे थे कि मुझे रास्ता दीजिए लंका में प्रवेश, जिससे कि मैं अपनी सेना को समुद्र पार करा के और सीता का अयोध्या के लिए वापसी कर सकूं। 2-3 दिन तक उन्होंने अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, पूजा पाठ भी किए समुद्र देवता का, लेकिन समुद्र देवता हट से टच नहीं हुए। अंत में विवश होकर भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उसमें से बाण चढ़ाकर समुद्र देवता को सुखाने के लिए जैसे चलाने लगे, तो समुद्र देवता तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने त्रैमन कहते हुए अपने प्राणों की भीख मांगी और रास्ता दिया। ये सब सुनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य था कि अनुनय विनय के साथ में भय भी होना चाहिए। विनय करत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, विनय करत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब भयविन हो न प्रीति। जिस परिवार में भय नहीं होता है वो परिवार खंडित होता है। इसको लिख के आप रख लेना। बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति भय होना चाहिए। कोई भी अपराध करने से पहले अगर भय होगा तो वो सोचेगा कि अगर मेरी माँ को मालूम पड़ गया या मेरे पिता को मालूम पड़ गया तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, वो लोग हमें डांटेंगे, मारेंगे। ये भी एक शस्त्र होता है, ये भी अत्यंत आवश्यक होता है। और ख़ास तरीक़ा से मैं घर की जो गृह लक्ष्मी होता हूँ उनसे अनुरोध करता हूँ कि पिता तो भय पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हाथ पीर पेट का लाड़ कर करके उनको भयमुक्त बना देती है। तो काफ़ी योगदान तो जन्म देने वाली माता श्री का होता है अपराधीकरण में, क्योंकि एक व्यक्ति भय पैदा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको भयमुक्त बना रहा है। इस प्रकार की जो कृत्य होते समाज के अंदर, वो वातावरण को दूषित तो करते ही है, साथ ही एक तरीक़ा से जो सम्मानजनक जो वातावरण होता है उसको भी क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा जिस बालक या जिस बच्चे के दिमाग में अपने परिवार के बड़ों के प्रति भय नहीं है तो वो निर्भीक होकर किसी भी अपराध को जन्म दे सकता है। इसलिए सावधान रहें, अपनी पत्नी से भी प्यार करें, बच्चों से भी प्यार करें। मैं प्यार करने की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वतंत्रता आप उनको दीजिए, लेकिन स्वतंत्रता पूर्ण रूप से जब
वो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो उन पर प्रतिबंध भी लगाइए। आंशिक स्वतंत्रता दीजिए उनको, मतलब स्वतंत्रता के साथ में आंशिक स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन अपने पास में बचा के रखो। अपनी जिम्मेदारी को समझो। फालतू लोग जो मोहल्ला पड़ोस के लोग होते हैं वो घरों में घुसे चले जाते, जैसे कोई धर्मशाला होती है, कोई गार्डन होता है, कोई बगीचे होते हैं मुँह उठा के। इस प्रकार परिवारों में अड़ोस पड़ोस के लोगों का आना या स्वयं का अड़ोस पड़ोस के घरों में जाना मुँह उठाकर उस व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार मानसिक कृत्य का व्यक्ति है। क्योंकि सभ्य व्यक्ति ना तो किसी के घर में जाएगा, ना ही किसी व्यक्ति को अपने घरों में मुंह उठा के आने देगा। और ये एक सच बात बता रहा हूँ, आप विश्वास करना। वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको थोड़ा सा मार्ग दिखाना है, क्योंकि मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने भी अनित्यता का आवरण ये चोला पहन रखा है, वो एक दिन ऐसे चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है जब वो किसी को मुंह दिखाने लायक होता है। समझदार लोग उसके कुकर्मों की, उसके बुरे कर्मों की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपनी जबान को गंदा करना नहीं चाहते, लेकिन उसके गंदे कर्मों के बारे में सभी लोगों को जानकारी होती है। वो अगर ये सोच के अपराध करता है कि मेरे गंदे कर्मों की जानकारी किसी को नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हर इंसान को दूसरे व्यक्ति के बुरे कर्मों की जानकारी होती है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखते, इसलिए उसको नहीं बताते। आगे चल के उसका ऐसा समय आ जाता है उस अपराध करने वाले व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो कहीं के नहीं रहते, वो कुड़ कुड़ के जहाँ उसकी 10 साल की ज़िंदगी है वो 5 साल में ऊपर चली जाती है, और खुद तो मरते ही है, साथ में पाप का घड़ा भी भर के ले जाते हैं। और लोग उनका यशगान नहीं करते, उनके बुरे कर्मों की चर्चा करते क्या। इसलिए सावधान रहो। जो भी ईश्वर ने आपको समय दिया है उस समय को शांतिपूर्वक सम्मानजनक तरीके से सामाजिक मर्यादा में रह के उसका निर्वाह करो। यही समाज के लिए और एक परिवार के लिए अत्यंत लाभदायक है और सम्मानजनक है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में कोई भी अपराध ना घटित हो, इसलिए अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने बच्चों की गतिविधियों पे, और पतिदेव अपनी पत्नी की गतिविधि पे और पत्नी अपने पति की गतिविधि पे एक दूसरे पे संदेह ना करते हुए खाली एक निगाह रखो जिम्मेदारीपूर्ण भाव से। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मार्ग से विचलित होता है तो उसको सदमार्ग पर लाने का समझा के बुझा के लाड़ प्यार से, और अपनी जो सामाजिक संरचना है, जो अपना परिवार है, उसको संगठित रखे, मुट्ठी में रखे। और समझदार लोग जो भी होते हैं उनका ये प्रयास रहता है कि पारिवारिक समस्या का समाधान पारिवारिक स्तर से हो जाए तो अच्छा, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन मात्र एक बार मिलता है। चाहे तो इस जीवन को हंस के व्यतीत कर लो, चाहे गम के सागर में डुबकी लगा लगा के व्यतीत कर लो। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते। चाहे तो एक सभ्य मानव बन के जीवन को व्यतीत कर लो, चाहे असभ्य मानव बनकर अनैतिकता का आवरण ओढ़ के कुकृत्य करते हुए अपने जीवन को नरकीय वातावरण में ढकेलते हुए व्यतीत करो। इच्छा तुम्हारी है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मात्र एक बार मिलता है। इसलिए सावधान रहे, अपने परिवार पर निगाह रखें, कोशिश करें परिवार में तीसरी आंख को लगाने की, क्योंकि तीसरी आंख ही अपराधीकरण का जो ग्राफ होता है उसको सीमित करती है, यहाँ तक कि बड़े अपराधों को घटित होने पर अंकुश लगाती है। ये मेरा खुद का विचार है। ऐसी कोई घटना ना घटे कि पत्नी पति को मारे और पति पत्नी को मारे। ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है, ये असभ्य समाज की पहचान है। और सरकार से भी अपने इस वीडियो के माध्यम से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कानून का दुरुपयोग करती है, न्यायालय के समय को बर्बाद करती है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ
सख्त से सख्त कानूनी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। बिना लिंग भेद के कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। और झूठा केस करने वाले व्यक्तियों के, झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खंडित ना करे, किसी दूसरे के जीवन में कौतूहल पैदा ना करे। धन्यवाद आप सभी को और राधे राधे।